3,75,21,083.25 रुपीज इतना कमाते हैं दुनिया के सबसे फेमस टेक बिलियनर, वो भी हर मिनट में, मतलब हर मिनट में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। और आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं बिल गेट्स की। बिल गेट्स वो नाम है जिन्होंने 1995 से लेके 2017 तक हमेशा से रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता, चाहे फोर्ब्स हो, चाहे फॉर्च्यून मैगजीन हो, कोई सी भी मैगजीन की बात करें। जिसने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जिसका नेटवर्थ आज के समय पे 190 लाख करोड़ है, जी हां, वो उन्होंने खड़ी कर दी और साथ में मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बना दी। वो एक दोगला इंसान है और आज मैं इस वीडियो से ये प्रूव करूंगा। अक्सर मीडिया में हम जो चीजें देखते हैं, जो बातें होती है, वो हमारे जजमेंट को अक्सर क्लाउड करती है और जब तक हमारी नींद खुलती है तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका रहता है। लेकिन आपको समझाना पड़ेगा कि ये सब बिलियनर्स का गेम जो है ना, वो आपको गुमराह करने के लिए होता है। बिकॉज विद पावर ऑफ मनी एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स सब कुछ पॉसिबल है। वेल, बात 1999 की है, जब एक केस दुनिया के सामने आया। बिल गेट्स पे एलिगेशन और आरोप लगे कि उनके काफी सारे अफेयर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रही बाकी लड़कियों के साथ। माना जाता है 2021 में जब इनका डाइवोर्स हुआ तो ये अफेयर्स सबसे मेजर रीजन थे जिनका प्रूफ धीरे धीरे अब इनके वाइफ को आते आते मिलने लग गए थे। 2019 में इनकी वाइफ मिलिंडा गेट्स ने एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने सटल वे में कुछ चीजों को सामने रखने की कोशिश करी। जैसे कि बिल गेट्स जब भी मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बात होती थी तो अपनी वाइफ को लाइमलाइट में कभी आने नहीं देते थे। इनफैक्ट बहुत समय तक उन्हें बैकग्राउंड में रखा गया था और उनको दबा के रखा गया था। रीजन ये था कि बिल गेट्स अपने पीआर के सभी अटेम्प्ट्स को फूक फूक के रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि इतना पर्टिकुलर हो जिसके चक्कर में एक पर्टिकुलर तरह की उनकी छवि बनते रहे मीडिया के सामने और लोगों के सामने। जब बिल गेट्स को लेट 90s में मीडिया में वुमेनाइजर और सेक्स ऑफेंडर बोलना शुरू कर दिया तो इसका एक रीजन ये भी था कि बिल गेट्स और उनके पार्टनर पॉल एलन के शौक एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सक्सेसफुल लॉन्च उस समय पे जब होती थी, उसके बाद स्पेसिफिकली क्या पहली बार जब विंडोज का सक्सेस भी हुआ था, सक्सेस लॉन्च, तो उस समय पे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन क्लब जाते थे और ऐसे वैसे नहीं, स्ट्रिप क्लब जाते थे और न्यूड पार्टीज में फुल ऑन दारू पी के टुन होके वहां पे पार्टी करते थे। अब मान लेते कि ये चीज ओकेजनली है, शौक होता है भैया, सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबका अलग तरीका है, बट मीडिया इनसे खफा काफी होने लग गई थी जब इनकी तस्वीरें वायरल होने लग गई थी अबाउट द मीटिंग्स विद जेफरी एप्स्टाइन। अब आप बोलोगे ये जेफरी एप्स्टाइन का क्या सीन है? याद रखिए ये पिक्चर्स एआई के पॉपुलराइजेशन के पहले थी। दैट मींस बिल गेट्स एक्चुअली में उनसे मिले थे और बाद में बिल गेट्स ने ये एडमिट भी किया था कि वो इन शख्स से मिलते रहते थे। एंड कंटेक्स्ट के लिए बता दूं कि जेफरी भाई साहब वो शख्स है जिनको 2008 में सेक्स ऑफेंडर पाया गया था। जी हां, 36 गर्ल्स के साथ उन्होंने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया था। एक बार इनके एक विक्टिम ने, जो कि एक 14 साल की प्यारी सी बच्ची थी, उनके पेरेंट्स को डाउट हुआ तो उन्होंने पुलिस को संपर्क किया और उसी के बाद ये सारे खुलासे होने लग गए। जेफरी को उसके बाद जेल हुई। अब हैरानी की बात यह है कि बिल गेट्स को ऐसे व्यक्ति से मिलने की क्या जरूरत, बट बिल गेट्स ने कहा कि बिजनेस समझने के लिए वो उनसे मिलने जाते थे। आई मीन 1,90,000 करोड़ से भी ज्यादा, इनफैक्ट 190 लाख करोड़ की कंपनी चलाने वाले जाते हैं 100 करोड़ की संपत्ति रखने वाले बिजनेसमैन से ये सीखने के लिए बिजनेस कैसे चलाते हैं। ये मुझे तो हजम नहीं हुआ और साथ में इनकी वाइफ मिलिंडा गेट्स को भी इससे काफी ज्यादा एतराज और प्रॉब्लम था। एक और इंटरेस्टिंग चीज, बिल गेट्स की वेल्थ मैनेज कौन करता है पता है? आप में से काफी सारे लोगों को लगता है कि बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट पे वर्क कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स ऊपर गए, इसलिए बिल गेट्स का पूरा पोर्टफोलियो इतना ऊपर गया। लेकिन बिल गेट्स के खुद के पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है जो उनका पोर्टफोलियो तब से मैनेज कर रहे हैं जब से वो रिचेस्ट होना शुरू किए। जी हां, कहीं ना कहीं इन्हीं को श्रेय जाता है इनको रिचेस्ट बनाने के लिए। और बिल गेट्स के वेल्थ मैनेज करते हैं माइकल कार्सोल या आरसोल करके उनका नाम है। ये वही बंदा है, जब बिल गेट्स अपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग में बिजी रहते थे, मार्केटिंग में बिजी रहते थे, तब ये डिसाइड करते थे बंदे, जो माइकल भाई साहब, ये डिसाइड करते थे कि इन्वेस्ट कैसे करें, पोर्टफोलियो का एलोकेशन कैसा हो, बॉन्ड्स में कितना रखा जाए, कंपाउंडिंग ऑफ वेल्थ कैसे किया जाए। अब माइकल कार्सोल की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में काफी सॉलिड थे, तभी तो बिल गेट्स जैसे व्यक्ति ने उनको सिर्फ उन्हीं का पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए रखा है। बट
आप लोगों को बता दूं कि बिल गेट्स की नेटवर्थ तो बढ़ती जाती थी, पर बिल गेट्स जो पब्लिकली एडवोकेट करते थे, सब जगह बोलते थे कि एथिक्स को फॉलो करना चाहिए और हमेशा जो एथिकल लोग उन्हीं के साथ काम करना चाहिए जो बिल्कुल क्लीन है, वो यहां पर भी दोगले निकले। बिकॉज माइकल पे 2017 में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लगे। इसके सामने आते आते बिल गेट्स की बीवी ने उनको कहा कि भाई आपके रेपुटेशन पे डेंट पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सर्कल में तो लोगों को पता है कि आपका पोर्टफोलियो कौन मैनेज करता है। लेकिन पता है बिल गेट्स ने उनकी वाइफ को इग्नोर किया और बड़े बड़े लॉयर्स और एडवाइजर्स को पे करने के बाद उस केस से माइकल को बचाने की पूरी कोशिश करी। बोले तो रेपुटेशन जाए तो जाए भाड़ में, लेकिन हमारा पैसा बनता रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड में थोड़ा दोगलापन है। और दूसरी बात है कि अगर आप किसी तरह से एक्सप्लिसिटली अपना सपोर्ट नहीं भी दिखाना चाहते थे, तो इतना ज्यादा एडवाइजर्स और लॉयर्स को दे के उस बंदे के ऊपर, जिस पे प्रूवन गिल्ट था बाय द वे ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करी। इसके अलावा 2019 में मी टू मूवमेंट, आप सभी को पता है, हमारे इंडिया में भी काफी सारे लोगों पे एलिगेशन चल रहे थे कि दौरान जब सभी बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे थे, तो जो लड़कियों को हरास कर चुके हैं उस दौरान एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस बिल गेट्स पे भी आया था। और ठीक कुछ दिन बाद 2020 में, जी हाँ ध्यान से सुनेगा, 2020 में बिल गेट्स रिजाइंड फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑल्सो। सीईओ से तो वो पहले ही स्टेप डाउन कर चुके थे जब लेट 90s में माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे कि ये मोनोपोली चला रहे हैं और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस हो रही है, बिकॉज वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट ने 2020 में इस केस के आने के बाद दबाव बनाया होगा कि इससे पहले कि तुम्हारे काले चुट्टे बाहर आए, भाई साहब रिजाइन कर दो। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। इनफैक्ट अमेरिका में कुछ एक्टिविस्ट थे जिन्होंने एक ऑपरेशन किया और साथ में काफी सारी महिलाएं जब उस समय पे अपनी जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करती थी, तो इनफैक्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा अलग अलग फॉर्मेट में ये वाली बात। तो वुमेन जब अप्लाई कर रही थी कभी भी किसी की पोजीशंस में जो कि डायरेक्टली अंडर बिल गेट्स आता था, तो आपको पता है बैकग्राउंड चेक में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे। सवाल इस तरह के थे कि क्या उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या वो हैप्पीली डाइवोर्स्ड है, क्या उन्होंने कभी इंटरनेट पे अपनी न्यूड फोटोज डाली हैं, क्या कभी भी वो पैसे के लिए नंगी नाची है। इस तरह के मतलब क्या बोलूं, इस तरह के सवाल डाले गए थे। वेल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है बिल्कुल, और मुझे भी लगता है कि भैया की पोजीशन है वो भी अंडर बिल गेट्स, तो उसके लिए तो इस तरह के सवाल पूछना वो भी वुमेन से बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताएगा। पर अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि बिल गेट्स की हरकतें जब इतनी है ऐसी वैसी हैं, तो ये मीडिया एक्सक्लूसिवली इसके बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं करती? बिकॉज मीडिया को तो मसाले से मतलब है, और यहां पर जब इतना तगड़ा मसाला मिलने वाला है तो इसको क्यों अवॉइड करें? दोस्तों, इट्स द सेम रीजन वाई हमारे देश में मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करती कि हमारे देश की कुछ ऐसे रिचेस्ट बिलियनर्स हैं जिनकी कंपनी इंसेनली वैल्यूड है, लेकिन स्टिल वो ना ही हमारे टॉप 10 हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में आते हैं हमारे देश के, ना ही हाईएस्ट एम्प्लॉयर्स में आते हैं, ना ही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। बस उसी रीजन के चक्कर में, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया हमारे देश में, उन लोगों ने भी मीडिया को खरीद लिया। सेम चीज बिल गेट्स ने। बिल गेट्स अप्रॉक्स 830 करोड़ रुपीस सालाना मीडिया पे डोनेट करते हैं, स्पेशली इन कंपनीज लाइक बीबीसी, गार्डियन एंड फाइनेंशियल टाइम्स। वो केवल यूएसए ही नहीं, बाकी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस और जर्मनी है, वहां पर भी पैसे लगाते हैं। बिकॉज ओवरऑल नरेशन में एक सिमेट्री होनी चाहिए, सेम नरेशन जाना चाहिए कि बिल गेट्स एक बहुत बड़े दानवीर है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मैं एक चैरिटी शुरू कर रहा हूं और मोटा भाई, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे, मोटा भाई मान लीजिए 500 करोड़ रुपए मुझे हर साल उस रूट से देने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी मिल सकते हैं। बाय द वे, अगर आप अपने हमारे इस वीडियो को लाइक करो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो उस केस में ऑब्वियसली मोटा भाई के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे को हर साल 500 करोड़ आ रहा है। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट ओवर हियर। एनीवेज, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, जस्ट बिकॉज अभी मुझे याद आया बोलते बोलते। एंड अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, इससे काफी मोटिवेशन मिलती है। और एक बार चैनल पे स्कैम का प्लेलिस्ट और इंस्पायरिंग ट्रेडर्स का प्लेलिस्ट जरूर जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई, बिल गेट्स ने एक सिंपल सी चीज करी हुई है, उसने मीडिया हाउसेस पे बहुत ज्यादा डोनेशन करके रखा हुआ है, और साथ में वो अपनी चैरिटेबल वर्क के चक्कर में अपने पीआर एक्टिविटीज के थ्रू अपने इमेज को सुधारते हुए हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं है। इस चीज पे बात करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि 1998 में जब बिल गेट्स के ग्रह थोड़े से खराब चल रहे थे, उनके सितारे उनके फेवर में नहीं थे, जब सब कुछ खराब चल रहा था, तभी कुछ एक्टिविस्ट जब इनको रिपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं के दौरान पे बिल गेट्स उन पे चिल्ला दिए थे। इनफैक्ट बिल गेट्स का टेम्परामेंट इतना लूज था उस समय पे, बिकॉज यंग ब्लड होगा, ईगो होगा, एरोगेंस होगा, नया नया सक्सेस मिला था, तो
कोर्ट में भी वो काफी एरोगेंटली आंसर कर रहे थे, जिसके चक्कर में उन्होंने काफी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों का ईगो हर्ट कर दिया था। सो 1998 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एंटी ट्रस्ट वायलेशन के दौरान जब प्लानिंग करी कि भैया अब बहुत हो गया, ये आज का आया नया लड़का बहुत तेज चल रहा है, तो हम पूरी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली तोड़ेंगे। और ऐसा हमने पहले भी देखा, यूएस के इतिहास में हो चुका है। जब हमने रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड की बात करी, रॉकफेलर्स की बात करी, तो हमने देखा है कि हर जगह ये चीज तो होती है। तो बिल गेट्स को जब ये पता लगा कि भाई साहब, उसके जो एडवाइजर्स उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं बचेगी, इतने टुकड़े कर देंगे कि तुम्हारे सारे एम्बिशंस पानी में मिल जाएंगे। तो क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे, बिल गेट्स को बोला जा रहा था तुम एग्रेसिव होके अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दे रहे हो, तुम स्मॉल बिजनेसेस को बहुत जल्दी निपटा दे रहे हो। तो बिल गेट्स की टीम ने उनको राय दी कि भाई आप इस चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट से हाथ धो बैठोगे तो आप सीईओ के पद से रिजाइन कर दो। तो उन्होंने उस समय पे सीईओ के पद से रिजाइन कर दिया। और बाद में उन लोगों ने अगर बिल गेट्स की बात करूं तो बाद में धीरे धीरे चल के हम जैसे आए लेट 2000s में 2000s में, तब उन्होंने डायरेक्टर की भी पोस्ट छोड़ दी। तो इसीलिए उन लोगों ने वहां पर डिसाइड किया कि अब हमारे ना लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, तो क्या करें। तो उस समय पर उन्होंने चालू करा अपना पहली बार फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इंटरेस्टिंगली जब ये एंटी ट्रस्ट वायलेशन का केस चल रहा था, उन्हीं 18 मंथ्स में एक और चीज हुई। अदर देन फॉर्मिंग द फाउंडेशन 2400 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ, जो कि बाद में आप देख सकते हैं मल्टीपल बुक्स के अंदर दिया गया है। वो भी केवल मार्केटिंग और पीआर में। सबसे ज्यादा खर्चा अचानक से ये लोग करने लग गए थे केवल इस चीज पे कि बिल गेट्स की इमेज कैसी सुधारी जाए। अब ये कितने काम आया, ये इस चीज से समझ में आ सकता है कि 18 मंथ्स पहले न्यूज़पेपर छापते थे कि बिल गेट्स इस सदी के सबसे ज्यादा कनिंग बिजनेसमैन है, सबसे ज्यादा रूथलेस बिजनेसमैन में, सबसे ज्यादा बेकार बिजनेसमैन है। लेकिन 18 मंथ्स बाद ठीक हेडलाइंस चेंज हो गई और वो कहने लग गए कि बिल गेट्स द मोस्ट लवेबल बिजनेसमैन एंड द मोस्ट चैरिटेबल मैन ऑन द प्लैनेट। वेट, कोई नहीं कहेगा कि भैया बिल गेट्स दोगला है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको शायद ये नहीं पता होगा कि पॉल एलन, जो कि बिल गेट्स के पार्टनर थे, जिसके साथ मिलके बिल गेट्स ने अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को खड़ा करना शुरू किया, तो एक समय पे पॉल एलन की कैंसर के ट्रीटमेंट चल रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब अगर आपका बहुत जिगरी दोस्त जिसके साथ आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी है, उसके साथ कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से कॉशियस होगे और उसके लिए दुआ करोगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या हुआ, उस इंसिडेंट को बोर्ड के सामने बिल गेट्स ने ऐसा पेश किया कि भैया पॉल एलन की हालत खराब है, अब वो इनएफिशिएंट है, तो इनकी इक्विटी डाइल्यूट कर देते हैं और शेयर्स, ताकि वो सस्ते में उसकी टेक ओवर कर सके अपने दोस्त की। मतलब जी हाँ, ये तो दोस्ती है, इसको दोगलापन कोई नहीं कहेगा। एनीवेज, अब आएंगे हम वन साइडेड ब्लाइंडेड फैंस के पास, जिनका खून बड़ा खौल रहा कि अभिषेक को एक मिला के दे दे, हमारे बिल्ली भाई के बारे में ऐसा क्यों बोला। बट जो हमको रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है, जो कोई नहीं कहता वो हम कह देते हैं, और बाद में जब लोग फैक्ट्स वेरीफाई करते हैं तब उनको पता लगता है कि भैया अभिषेक भाई ने सही बात बोली है। तो जो वो तगड़े फैंस है जो अब आके कहेंगे कि तूने क्या उखाड़ा, तूने झाट भर नहीं उखाड़ा है तेरी लाइफ में। बाय द वे, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये ऑटो कैप्शन जो एआई के हम यूज कर रहे हैं वो झाट भर को क्या लिखते हैं यहाँ पे। कमेंट्स में बताना आप लोगों ने इधर क्या नोटिस किया। एनीवेज, फिर कुछ बोलेंगे, अरे भाई तू बिल गेट्स को जानता है क्या, अरे भाई तू बिल गेट्स ने तो सिर्फ अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, हार्ड वर्क से बनाया। तो बट वेट 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 वेट, यहीं पे रुक जाओ, बिकॉज भाई फिर से दोगलापन यहाँ पर हो गया है और मैटर जो है ना, ये अब मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। नो डाउट, बिना हार्ड वर्क के आप 190 लाख करोड़ तो छोड़ो, 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा सकते हो। यहाँ पर बिल गेट्स ने तो 190 लाख करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर दिया है। लेकिन भाई अगर आप ये एग्जांपल देके कि इफ बिल गेट्स कैन डू देन व्हाई कांट आई, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अब सारे फैक्ट्स एक एक करके सुनो। अगर पसंद आ रहा है लाइक भी करते जाओ। तो पहली, बिल गेट्स इंडिया में अगर पैदा होते, हाइपोथेटिकल लेते हैं, तो वो कभी भी इतने बड़े बिलियनर नहीं बनते। क्यों? लेट्स टेक एन एग्जांपल। बिल गेट्स अगर इंडिया में पैदा हुए होते, जब वो यूएस में पैदा हुए, तब वो 30 साल तक मल्टी मिलियनर इसलिए नहीं बनते बिकॉज अमेरिका में 1960s में टेक और कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इंडिया में 1985 में इसको रिटेल को इंट्रोड्यूस किया गया। तो 30-31 तक तो पहली बात बिल गेट्स को पता ही नहीं चलता कि कंप्यूटर नाम की भी कोई चीज है। अच्छा वो छोड़ो, बिल गेट्स अगर लड़की भी पैदा हो गए होते ना, तो रिचेस्ट पर्सन नहीं बन पाते। पता है क्यों? बिकॉज वो 1960s में हुए, और 1960s तक तो लड़कियों को यूएसए पे इतनी रोक टोक थी कि आप पूछो मत, काम करने भी नहीं देते थे बहुतों को। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि यूएसए में अगर आप जाते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सुनिए ना,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी जिसका सब एग्जांपल देते हो बिल गेट्स यहाँ का ड्रॉप आउट हुआ है। तो भैया 60s तक तो वहाँ पर लड़कियों को जाने की एंट्री भी नहीं मिलती थी, हार्वर्ड में अलाउड नहीं थे पढ़ने। तो या इसका मतलब ये है कि अगर बिल गेट्स लड़की होते तो भी वो नहीं हो पाते। चलो ये छोड़ो कि आपने ये बोला, अगर बिल गेट्स की गोरी चमड़ी नहीं होती ना तो भी वो रिचेस्ट नहीं बन पाते। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हो, बिकॉज एक सिंपल सी बात है, 1964 में सिविल राइट्स एक्टिविस्ट ने ये जो ब्लैक्स हैं उनके हक, उनको उनका हक दिलाया गया था जब सिविल राइट्स का मूवमेंट हुआ था। उसके पहले रंग रूप के इतने ज्यादा क्लेश थे कि अगर आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो, ब्लैक हो, तो आपको कॉफी शॉप तक यूएस में नहीं घुसने देते थे। सिलिकॉन वैली तो भूल जाओ, लेकिन बिल गेट्स गोरे पैदा हुए थे तो इसका भी उनको फायदा हुआ। चलो वो छोड़ो, अगर बिल गेट्स सिएटल के टॉप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते और वहां नहीं रहते तो भी वो रिचेस्ट नहीं बनते, क्योंकि उस समय यूएसए का अगर मैं कंटेक्स्ट के लिए बता दूं तो साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली या फिर अगर पुणे की बात करें तो कोरेगांव पार्क था, जहां पर बिल गेट्स खुद के पैसों से, मतलब घर वालों के पैसों से ये सारी चीजें कर रहे थे, मतलब एलिट क्लास में पढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, बिल गेट्स के तब टोटल बिल गेट्स को एक्सेस मिला हुआ था सिएटल के उस प्राइवेट स्कूल में सुपर कंप्यूटर के साथ, बिकॉज वो एकमात्र प्राइवेट स्कूल था उस समय पे विद सुपर कंप्यूटर। इनफैक्ट यूएसए में उस समय पे केवल 20 सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल थे, सप्लाई में थे, तो बिल गेट्स को उसका भी एक्सेस मिला। बिल गेट्स को लीगल नॉलेज या कंपनी रजिस्ट्रेशन के इनिशियल केसेस सॉल्व करने की भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनके पापा एक बहुत विख्यात लॉयर थे जिन्होंने सब उनको इनकॉर्पोरेट करके दिया, कंपनी बना के दी, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर लीगल सारी चीजें उनको करके दी, क्योंकि पापा के कनेक्ट थे। बिल गेट्स जब पॉल एलन के पास गए थे तो पॉल एलन को बोला कि भाई हार्वर्ड से ड्रॉप आउट कर लेते हैं ताकि अपन माइक्रोसॉफ्ट बनाए। दोनों ने ले लिया बिकॉज घर का बैकअप अच्छा था, घर वाले रईस थे, बट उनका एक और पार्टनर था जिसका नाम था मॉन्टी। मॉन्टी को जब उन्होंने कहा तो मॉन्टी ने एक सिंपल सी चीज कही कि भाई साहब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पिताजी कारीगर हैं, मैं स्कॉलरशिप में पढ़ रहा हूँ, मेरे को पढ़ने दो, तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा चलो वो छोड़ो, माइक्रोसॉफ्ट को पहला ब्रेक कैसे मिला? कभी आपने सुना होगा या कहानी देखी होगी, अगर आपको जानना है पूरा डिटेल अबाउट दैट माइक्रोसॉफ्ट स्टोरी तो कमेंट्स में माइक्रोसॉफ्ट लिख देना, मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा। लेकिन MS DOS, जी हाँ, IBM को इन लोगों ने चिपकाया था, और वो भी MS DOS इन्होंने नहीं बताया था। 24 घंटे बचे थे प्रेजेंटेशन देने के लिए, इन्होंने कमिटमेंट दे दी थी IBM को कि हम ऐसी चीज देंगे कि आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, और कमिटमेंट के बाद इनके पास कुछ था नहीं। तो पॉल एलन जो कि बिल गेट्स के पार्टनर थे, उनको बिल गेट्स ने बोला कि भाई साहब तुम जाओ और कहीं से DOS का जुगाड़ करो। तो एक स्ट्रगलिंग स्टार्टअप फाउंडर था, तो गराज में कुछ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बनाता था, उसने DOS बनाया था, उससे DOS खरीद लिया, राइट्स ले ली और वही चीज IBM को चिपका दिया। बट वेट अ सेकंड, बस इतना ही नहीं, अगर IBM उस समय पे इतनी बड़ी थी तो उन्हें बच्चों से ये वाली डील क्यों ली? बिकॉज मैरी गेट्स जो थी, मैरी गेट्स वो डायरेक्टर बोर्ड में थी, पेरेंट यूनाइटेड वे बोर्ड IBM की। और मैरी गेट्स कौन है? मैरी गेट्स है बिल गेट्स की मम्मी। मम्मी डायरेक्टर बोर्ड पे बैठी हुई थी, तो वहां से सेटिंग हो गई। बिल गेट्स के पापा की बात करूं तो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, और उनका उसी समय पे बड़े बड़े आदमियों के साथ उठना बैठना था। फॉर एग्जाम्पल वो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ उठना बैठना था। तो भाई अगर आपके पास ये सारी चीजें अभी हैं, मतलब ये तो मैं 1960s में बता रहा था, इतना सारा एक्सेस है, तो आज के समय पे आप मान लो अगर आपका पूरा घर AI पे चल रहा है, अगर आप पापा की परी हो या फिर आपके पापा के पास एटलीस्ट 1000 करोड़ की संपत्ति है, तो बिल्कुल आप सोचो कि भाई आगे चल के आप बिल गेट्स जैसे एकदम बड़े इंसान बन सकते हो। बट अब आप बोलोगे कि भाई साहब ये सब तो ठीक है, बट चैरिटी का क्या? बिल गेट्स तो इतनी ज्यादा चैरिटी करता, चैरिटी पे आप क्या बोलोगे? तो चलो उसमें भी दोगलापन आप लोगों के लिए मैं निकाल देता हूं। बिल गेट्स की चैरिटी का सबसे ज्यादा काम हो रहा है 2 सेक्टर्स में। पहला है GMO, GMO को फुल फॉर्म होता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होता है फार्मास्यूटिकल्स। GMO का मतलब क्या होता है? स्मॉल, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं कि लैब में ऑर्गेनिजम्स के DNA में अदला बदली की जाती है। वो जैसे हॉलीवुड में नहीं होता, पागल साइंटिस्ट लोग कुछ कुछ करते रहते हैं और उसके बाद कोई छिपकली मानव बन जाता है या कुछ बन जाता है, उस तरह से। वो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है इन द WHO, जो WHO के सबसे बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है दुनिया भर के हेल्थ डेटा, फिटनेस डेटा, कंजम्पशन डेटा का एक्सेस शायद उनको यहां से आसानी से मिल जाता होगा, बिकॉज इज द बिगेस्ट डोनर। एंड में तो ऐसी शॉकिंग बात आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, हम बहुत जल्द आने वाले, कि वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा है, बट इन्फॉर्मेशन तो भैया अगर आप इधर आए हो तो पूरी लेके जाओ, हर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तो बिल गेट्स पे ये एलिगेशन भी है कि उन्होंने अपनी चैरिटी के थ्रू काफी सारे
अनएथिकल प्रैक्टिसेस की और मेडिकल एथिक्स को तोड़ा है। जो लोग डॉक्टर्स होंगे या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कुछ मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स कुछ ऐसा होता है। मैं मेडिकल साइड का नहीं हूं, बट मेरे को पता है कि कुछ तो एथिक्स होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे 2009 में भारत के ट्राइबल गर्ल्स पे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बिल गेट्स के कहने पे एक वैक्सीन टेस्टिंग करी थी। ये टेस्टिंग हुई थी 14,000 बच्चों पे और थोड़े पैसे देकर जैसे तैसे करके की थी, बट विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स एंड विदाउट टेलिंग कि ये क्लिनिकल होंगे, और इनसे साइन वाइन करवा दिया था। अब इस टेस्टिंग में काफी ट्राइबल गर्ल्स मर गई, काफी सारी सिक हुई, लेकिन बेचारे ट्राइबल लोग जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या पता होता है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं जिन पे उन्होंने साइन कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी रफा दफा हो गई। जब वर्ल्ड बैंक और WHO पैसा देते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, तो उनके मेडिकल यूजेस 95% टाइम होता है, 95% पैसा मेडिकल यूजेस पे होता है। लेकिन जब बिल गेट्स के फाउंडेशन से पैसा जाता है तो वो या तो वैक्सीन को फंड करते हैं या तो फिर कैम्ब्रिज जैसी इंस्टीट्यूशंस को, जहां से इनके कोवर्ट रिसर्च किसी को भी एक्सेस नहीं मिलता है, इधर दिया जाता है। सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए मैक्सिमम दिया जाता है ताकि सारा डिटेल और डेटा का एक्सेस बिल गेट्स के पास आ जाए, बिकॉज डेटा इज द न्यू फ्यूल, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। बिल गेट्स ऐसे भी हैं जो यूएसए के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक नहीं हैं, वो यूएसए के सबसे बड़े लैंड ओनर हैं, सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर है, बिगेस्ट इन द यूएस। बट ऐसा क्यों? बिकॉज इन्हीं जमीनों पे वो फूड उगेगा जिनको वो जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनकी चीजें जो हमारे फूड सप्लाई में जाएंगी तो शायद हमें एडिक्ट कर सकती हैं, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक के एल्गोज हमें सोशल मीडिया पे एडिक्ट करते हैं। ऐसे काफी सारे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आपका क्या कहना है? आप बताओ, क्या सही में बिल गेट्स दोगला है कि नहीं? लेकिन लास्ट चीज आपको थोड़ा हिला के रखेगी, ध्यान से सुनना। आपका विकल्प, आपका आंसर कमेंट्स में जरूर देना। अप्रैल 2015 में बिल गेट्स ने एक टेड टॉक दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक भयंकर बीमारी या पैंडेमिक जैसा कुछ 5 साल के अंदर आ सकता है, 4-5 साल में दुनिया परेशान हो जाएगी, तो फोकस ऑन वैक्सीन। इंटरेस्टिंगली 2020 में क्या हुआ, वी ऑल नो। इनफैक्ट बिल गेट्स अचानक से 2020 में हेल्थ एक्सपर्ट बन गए एंड वो सबको कहने लग गए कि वैक्सीन जरूरी है, वरना वैक्सीन के बिना कहीं जाने मत दो। वेल, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन वैक्सीन कंपनीज, वो अगर कॉम्पिटिटर ब्रांड्स लाइक फाइजर से कंपीट भी करते हैं तो 8 मंथ के अंदर $45 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू तो उनके इन्वेस्टमेंट्स निकाल देंगे। सवाल ये है कि 2015 में क्या बिल गेट्स ने पैंडेमिक प्रिडिक्ट किया था या कहीं बनाया था? एनीवेज, पैंडेमिक में केवल सॉफ्टवेयर कंपनीज कमा रही थी और कुछ कॉम्पिटिटर बिलियनर थे जो गाड़ियां बनाते थे, बट कोई भी बंदा अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता है। एनीवेज, बिल का कोई बिलियनर दोस्त जो गाड़ी बना रहा था वो उनसे आगे निकल भी गया था, बट उसके बाद वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड। एनीवेज, वीडियो अगर पसंद आया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप